हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रोस्टो का वृद्धि अवस्था मॉडल। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1970 के दशक में रोस्टो ने अपने आर्थिक और सामाजिक विकास पर आधारित अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, आर्थिक एंड सामाजिक विकास पर आधारित अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, तो चूँकि ये थे यूएस के इतिहासकार और अर्थशास्त्री, तो इनके मॉडल में पूंजीवादी प्रभाव देखना सामान्य सी बात है। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रकार बताया कि किसी भी प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को देखकर या उसको अध्ययन करके उस प्रदेश के ऐतिहासिक अवस्था के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि कोई प्रदेश है, ठीक है, कोई प्रदेश है, इस प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास किस प्रकार हो रहा है, ठीक है, कि किस प्रकार चल रहा है, इसको देखकर इन्होंने बताया कि इसको अध्ययन करके हम इस प्रदेश की ऐतिहासिक अवस्था के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये प्राचीन में पूर्व में कैसी रही होगी। ठीक, तो इस प्रकार इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जो आर्थिक प्रक्रिया है या आर्थिक विकास है, ठीक, आर्थिक विकास जो है यह एक कोई गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब डायनेमिक हो। इन्होंने बताया कि ये जो आर्थिक विकास है ये इस आर्थिक विकास को इन्होंने एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह इन्होंने ट्रीट किया कि जैसे कि जैविक विकास जो होता है वो सतत होती है। जो जैविक विकास होता है, जैविक विकास ये सतत विकास है और ये अनुत्क्रमणीय विकास है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो इन्होंने इसी प्रकार आर्थिक विकास को भी समझाने का प्रयास किया कि जो आर्थिक विकास है यह एक जैविक विकास होता है जो कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, यानी कि कोई इरिवर्सिबल नहीं है। ये कोई डायनेमिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, कोई गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं, गत्यात्मक क्रिया नहीं है। तो इस क्रम को इन्होंने समझाने में अपने 5 अवस्थाओं को प्रस्तुत किया कि किसी भी प्रदेश की जो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास होता है वो किस प्रकार होता है। इसको समझाने के लिए इन्होंने अपने 5 अवस्थाओं को प्रस्तुत किया। ठीक, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि कहीं पर भी किसी भी स्थान में सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे कि पारंपरिक समाज होगा। ठीक, पारंपरिक समाज होगा। पारंपरिक समाज के बाद वहाँ पर क्या होगा, पारंपरिक समाज के बाद वहाँ पर उन्होंने बताया कि उत्प्रस्थान की पूर्वावस्था होगी, यानी कि प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। ठीक, उत्प्रस्थान की पूर्वावस्था। इन्होंने बताया कि उत्प्रस्थान की पूर्वावस्था होगी। इसके बाद कौन सी अवस्था आएगी, उसके बाद आएगी उत्प्रस्थान की अवस्था। ठीक, उसके बाद इन्होंने बताया कि परिपक्वता की अवस्था आएगी। परिपक्वता की अवस्था आएगी। उसके बाद आएगा हाई मास कंजम्पशन, यानी कि उपभोक्ता आधारित हो जाएगी। ठीक है, हाई मास कंजम्पशन मतलब कि अधिक उपभोग की आएगी वो। व्यापक उपभोग या बोल सकते हैं इसे, हाँ, हाई मास कंजम्पशन।
व्यापक उपभोग। इस प्रकार इन्होंने बताया कि जो आर्थिक एंड सामाजिक विकास और इन्होंने बताया कि जो विकास का स्तर होगा किस प्रकार चलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक। तो चूँकि ये रोस्टो जो है कोई भूगोलवेत्ता नहीं थे, ठीक है, और अमेरिका के इतिहासकार तथा अर्थशास्त्री थे, तो पूंजीवादी प्रभाव देना इनमें इनके मॉडल में सामान्य सी बात है, ठीक है। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि इन सारी अवस्थाओं में किस अवस्था में किस प्रकार का समाज देखने को हमें मिलेगा और उस समाज की कुछ मूलभूत मतलब कि तत्व, मूलभूत उनकी विशेषताएं क्या होंगी, हम उसका अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पारंपरिक समाज। पारंपरिक समाज में दरअसल होगा क्या कि यहाँ पे कोई जनजातियाँ रह रही होंगी, कोई जनजाति रह रही होगी। तो जनजातियों की एक मूलभूत विशेषता है, आप लोग जानते भी होंगे, कि ये अपने में ही जीवन व्यतीत करती हैं, यानी कि एकाकी जीवन व्यतीत करती हैं। इन्हें संसार की अन्य चीज़ों से, अन्य भौतिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने क्या, इस प्रकार हमें क्या मिला कि ये एक तो एकाकी जीवन जिएंगे, ठीक है। और जनजातियों में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो समाज होता है उस समाज का कोई स्तरीकरण नहीं होता है, यानी कि वो समाज जनजातियाँ में, यहाँ पे इस समाज में कोई जातियाँ नहीं होती हैं, मतलब कि एक ही होगा जो होगा, उनमें जातियों का विभाजन नहीं होता है किसी भी स्तर पे। और ये प्रकृति से इनका लगाव बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके पुष्टि इस बात से होती है कि ये प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है, प्रकृति के काफ़ी करीब माने जाते हैं ये। तो हमने क्या क्या देखा, ये एक तो एकाकी जीवन व्यतीत करेंगे। दूसरा हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो जातियों का संस्तरीकरण नहीं होगा। तीसरा हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये प्रकृति की पूजा करते हैं। तीसरा, उसके बाद हम क्या देख लेते हैं अभी कि चूँकि ये थोड़े इनमें जो भौतिकता की जागरूकता कमी होती है, भौतिकवाद की जागरूकता का अभाव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत अधिक होते हैं। जागरूकता की कमी के कारण इनमें क्या होता है, जन्म दर तो है ही, ठीक, लेकिन इनमें कोई स्वास्थ्य संबंधित ज़्यादा जानकारी न होने की वजह से यहाँ पे मृत्यु दर भी अधिक होती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो जनसंख्या वृद्धि है ये ऑलमोस्ट नगण्य होती है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि इनका जो जीवन निर्वहन होता है, ठीक है, जीवन निर्वहन के लिए क्या करते हैं, ये कृषि करते हैं, ठीक है, कृषि एंड पशुपालन। जीवन निर्वहन के लिए कृषि पशुपालन करते हैं, तथा यहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया था कि ये एक जनजाति होगी और यहाँ पे इनकी जनजाति का ये एक प्रधान होगा जिसे हम मुखिया कहते हैं। तो राजनीतिक संरचना में हम देखेंगे कि इनके जनजाति का एक मुखिया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्प्रस्थान की पूर्वावस्था। ठीक है। उत्प्रस्थान की पूर्वावस्था का मतलब यहाँ पर इस बात से है कि जो जनजातियाँ यानी कि पारंपरिक समाज में लोग जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, यहाँ पर किसी कुलीन वर्ग का अब प्रवेश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर देखने को मिलता है वो यही है कि यहाँ पर किसी कुलीन वर्ग का प्रवेश हो जाता है, ठीक है। अब कुलीन वर्ग के प्रवेश से कुलीन वर्ग के प्रवेश से होता क्या है कि वो कुलीन वर्ग भौतिकतावादी जीवन जिया होगा इससे पहले, तो उसके यहाँ आने से उसका प्रभाव यहाँ के लोगों पर देखने को पड़ेगा।
जिसकी वजह से आधारभूत संरचना का तकनीकी स्तर पे बहुत ही निम्न स्तर पे विकास होगा। साथ ही साथ सड़कें, जिसमें सड़कें, शिक्षा और ऊर्जा वगैरह देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है। और अभी क्या होगा कि जो संसाधनों का दोहन होगा, वो आर्थिक स्तर पे होगा, और साथ ही साथ जो कृषि और पशुपालन था वो व्यापारिक स्तर पे होने लगेगा। और इन सब के साथ में जो खनन कार्य होगा, ठीक है, क्योंकि वो पारंपरिक समाज था तो वहाँ पे इससे पहले कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी, तो वहाँ की जो प्राकृतिक रूप से वहाँ पे जो खनन पाए जाएंगे, वहाँ के जो खनन रहे होंगे वो वहाँ पे अवेलेबल पहले से रहे होंगे, क्योंकि इसका यूज़ किसी ने किया नहीं था। तो उनका भी होगा, उनका जो खनन कार्य होगा वो भी अब से स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। इस स्टेज को ही औद्योगिक क्रांति की प्रारंभिक अवस्था या फिर लघुकालिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। औद्योगिक क्रांति की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। ठीक है। और हम राजनीतिक स्तर पे देखें तो जनजातियों का अपना मुखिया होगा ही होगा। इसी तरह कुलीन वर्ग जो आया है उनका भी प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एक व्यक्ति होगा। ठीक है। और इस कुलीन वर्ग के प्रवेश के कारण यहाँ पे जो समाज का संस्तरीकरण हो जाएगा, कुछ भागों में बढ़ जाएगा। एक तो यही हो जाएगा कि एक जनजातियाँ हैं और एक कुलीन वर्ग है। ठीक है। कुलीन वर्ग में धीरे धीरे जातियाँ भी बढ़ने लगेंगी, तो धीरे धीरे इस समाज का जातियों में विभाजन होना प्रारंभ हो जाएगा इसके बाद से। थर्ड है, हम देख लेते हैं उत्प्रस्थान की अवस्था। उत्प्रस्थान की अवस्था, द कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। ये था द कंडीशन ऑफ प्री टेक ऑफ था ये। ठीक है। प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ था ये। ठीक। अभी उत्प्रस्थान की अवस्था में क्या होगा कि जैसे कि हमने देखा वहाँ पे औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक जो आधारभूत संरचनाएं थी उनका प्रारंभ हो चुका था। अभी यहाँ पे औद्योगिक जो संरचना होंगी, जो औद्योगिक विकास होगा, उसके आधारभूत जो विकास होगा वो काफ़ी स्तर तक हो जाएगा। ठीक है। जो औद्योगिक विकास, काफ़ी आगे तक हो जाएगा, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति का विकास होगा। औद्योगिक विकास होगा, औद्योगिक क्रांति होगी, क्रांति भी काफ़ी आगे तक जाएगी। इस समय पे समाज में जो है रोजगार के अवसर काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होंगे, क्योंकि यहाँ पे उद्योगों की स्थापना हो चुकी है, और उद्योगों की स्थापना, रोजगार की व्यवस्था के होने के कारण नगरीकरण को प्रोत्साहन मिल जाएगा। ठीक। नगरीकरण को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे इस समय पर यहाँ पे जो जिसकी जननांकी हो गई, सांस्कृतिक हो गई और राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार होगी। तो जननांकी की में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो मृत्यु दर तो कम हो जाएगी, क्योंकि इस समय पर होगा क्या कि आधारभूत संरचनाओं का विकास काफ़ी हद तक हो चुका है। ठीक है। आधारभूत का तो काफ़ी हद तक विकास हो चुका होता है, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो मृत्यु दर है इसमें कमी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो जन्म दर था इसमें वृद्धि हो ही रही है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट होगी। ठीक। इसी तरह हम जब सांस्कृतिक प्रभाव में देखते हैं, सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करते हैं, तो नगरीकरण की वजह से कई धर्म, कई भाषा क्षेत्र के लोग आकर एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे धार्मिक विविधता देखने को मिलेगी, भाषाई विविधता देखने को मिलेगी। ठीक है। और जब हम राजनीतिक विशेषता की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब अनेक धर्मों के लोग एक स्थान पर आकर रहने लगेंगे तो हर धर्मों के अलग अलग प्रतिनिधि
आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके हर हर धर्म के अलग अलग प्रतिनिधि की वजह से अलग अलग संगठन बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तो धार्मिक स्तर पे संगठन, भाषाई स्तर पे संगठन, क्षेत्रीय स्तर पे संगठन, ये सब यहाँ पर इस समय पे देखने को मिलेगा, ठीक। हम थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं। थर्ड हो गई है, फोर्थ पे हम देखते हैं। फोर्थ में क्या थी हमारी, परिपक्वता की ओर अवस्था, ठीक है, द ड्राइव टू मैच्योरिटी कंडीशन। परिपक्वता की ओर, द ड्राइव टू मैच्योरिटी कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब चूँकि आधारभूत संरचना का विकास हो चुका है, उद्योग का विकास हो चुका है, नगरीकरण हो चुका है, रोजगार की भी काफ़ी हद तक व्यवस्था हो चुकी है। तो अब इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा, वहाँ पर क्या होगा कि अब इसके बाद उपभोक्ता आधारित उद्योग लगेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो उद्योग स्थापित होंगे उनका मेन टारगेट होगा कि उपभोक्ता की डिमांड क्या है, उसके डिमांड के आधार पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो साथ ही साथ अभी मृत्यु दर में तो कमी पहले से ही आ चुकी थी। अब सामाजिक विकास के को जब प्रोत्साहन दिया जाएगा, उपभोक्ता पर आधारित ही उद्योग स्थापित होने लगेंगे, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो जन्म दर है, जन्म दर में हमें कमी देखने को मिलेगी सामाजिक विकास की वजह से। क्योंकि जनसंख्या विस्फोट की वजह से सामाजिक विकास उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। ये तब तक समझ जाएंगे, और जैसे ये बात समझ जाएंगे कि सामाजिक विकास के लिए जनसंख्या दर में कमी करना अति आवश्यक है, तो चूँकि मृत्यु दर भी ऑलरेडी कम चल रही थी, जन्म दर भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ऐसा समय आएगा जब जनसंख्या में वृद्धि जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा कि जो जनसंख्या वृद्धि में कमी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यह अवस्था जो होगी, ये औद्योगिक विकास की चरम अवस्था मानी जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो उपभोक्ता को चाहिए, उपभोक्ता की जो डिमांड है, उसके उद्योग स्थापित हो चुके हैं। तो इसके नेक्स्ट क्या ही होगा अब औद्योगिक विकास का जो है चरम अवस्था ही मानी जाएगी, ठीक है। फिफ्थ में हम देख लेते हैं। फिफ्थ में हमारा क्या था, व्यापक उपभोग की अवस्था, हाई मास कंजम्पशन, कंडीशन ऑफ हाई मास कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आर्थिक और सामाजिक विकास की चरम अवस्था तो चली रही है, जो आर्थिक और सामाजिक विकास है, ठीक है। क्योंकि आर्थिक और सामाजिक विकास यहीं पर हम देख लिए थे। सामाजिक विकास को काफ़ी हद तक प्रमोट किया गया था, उपभोक्ता आधारित उद्योग भी लग चुके थे, तो आर्थिक विकास भी अपने चरम पर हो चुका था, ठीक है। तो आर्थिक और सामाजिक विकास की चरम अवस्था में होने की वजह से इस यहाँ पर क्या होगा, रोजगार पूरा होगा, तो यानी कि बेरोजगारी बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी नहीं होगी, गरीबी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी, प्रादेशिक विषमता का स्तर यहाँ पे नहीं हो जाएगा, या तो न के बराबर निम्न हो जाएगा, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों औसत से कम हो जाएंगे, जिससे बाद जनसंख्या वृद्धि जो होगी वो काफ़ी हद तक नगण्य हो जाएगी। इस समय पर अब क्या होगा कि लोग पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने लगेंगे, क्योंकि अब लोगों को एक बेहतर जीवन जीना है, ठीक, क्योंकि उनका सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास हो चुका है। तो ये अब पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देंगे, सतत विकास को प्राथमिकता देंगे, जिससे इनका जो जीवन हो एक वो बेहतर हो सके, क्वालिटी लाइफ जी सकें इसके बाद ये, ठीक है।
इस समय पर भी ये इनका विकास अपने क्षेत्र तक विकास हो जाने की वजह से ये वैश्वीकरण का समर्थन करने लगेंगे कि विश्व में इसी तरीके की कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये अभी सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, वैश्वीकरण का समर्थन। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर इस समय तक आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो रोस्टो की 5 अवस्थाओं के बारे में हमने जाना कि किसी भी समाज का सामाजिक आर्थिक विकास किस प्रकार होगा। ठीक है, अब हम इनकी कुछ सीमाएं देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आकर इनका जो मॉडल था वहाँ पे कमियां देखने को मिली। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि जो इनका मॉडल था ये पश्चिमी यूरोप या अमेरिका के विकास पर आधारित था, जो कि पहले से ही मतलब औपनिवेशिक काल से, कॉलोनियल एरा से ही ये काफ़ी हद तक उनकी आधारभूत संरचनाएं, सामाजिक विषमता इनमें कम हो चुके थे, आधारभूत संरचनाओं का विकास काफ़ी हद तक हो चुका था। और भी काफ़ी परिस्थितियां ऐसी थी जो इनके अनुकूल में चल रही थी, जो कि उसी समय पे विश्व के अन्य भाग जैसे कि एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या अन्य क्षेत्रों में नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने क्या दिखाया, बताने का प्रयास किया कि जो इनकी ये 5 अवस्थाएं हैं ये किसी भी समाज में इसी तरीके से चलेंगी। तो अगर इनके मॉडल की हम बात करें तो पूरे विश्व में एक प्रकार की ही सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए, जो कि हम वर्तमान समय में देखते हैं कि ऐसा नहीं है। जो पश्चिमी यूरोप है, जो नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ पे जो विकास है वो अलग है। जो अफ्रीकी देशों का विकास है वो अलग तरीके से हुआ है। जो साउथ अमेरिका के देशों का विकास हुआ है वो अलग तरीके से हुआ है। जो एशिया के दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, मिडिल ईस्ट या फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की हम बात करते हैं तो इनका विकास अलग तरीके से हुआ है। जैसे कि हम अगर बात करें, एग्जाम्पल के साथ हम बात करें तो हम देखते क्या है कि जो एशिया की हम बात करते हैं तो एशिया में जो चीन हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गई, ये अपने व्यापक उपभोग की अवस्था में चल रहे हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ हम अगर भारत की बात करते हैं तो भारत परिपक्वता की अवस्था में प्रवेश अब कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम भारत को हम कलेक्टिव रूप में देखते हैं तो भारत कलेक्टिव रूप में परिपक्वता की अवस्था में है। लेकिन भारत को हम अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि इसके विभिन्न रीजन्स में, जैसे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आज भी पारंपरिक समाज की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसी तरह उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में उत्प्रस्थान की पूर्वावस्था देखने को हमें मिलती है। तो साथ ही जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में उत्प्रस्थान की अंतिम अवस्था देखने को मिल रही है। तो हम केवल भारत की बात करते हैं तो केवल भारत में ही रोस्टो का जो मॉडल है वो पूर्ण रूप में प्रासंगिक नहीं है, यह एक आदर्श मॉडल की तरह प्रतीत होता है। इसी प्रकार हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के विभिन्न देश आज भी पारंपरिक समाज की जीवन जी रहे हैं, पारंपरिक समाज की अवस्था में हैं। ठीक है, हम दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों की बात करें, गल्फ नेशन, इनके पास मतलब कि ऑयल की वजह से, खनिज तेल की मात्रा अधिक होने की वजह से इनका जो आर्थिक विकास है वो तो काफ़ी तीव्र गति से हो गया, लेकिन इनका सामाजिक विकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वहाँ पर आज भी काफ़ी हद तक सामाजिक विषमता देखने को मिलती है। रूढ़िवादिता, ये राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद जैसी समस्याएं आज भी यहाँ पर बनी हुई हैं। इवन हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी हम देखते हैं कि यूरोप, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप दोनों अलग अलग स्थिति में है। पश्चिमी यूरोप जो कि अपनी व्यापक उपभोग की अवस्था में चल रहा है रोस्टो के सिद्धांत के मॉडल के अनुसार,
लेकिन हम दक्षिण पूर्व यूरोप की बात करते हैं तो ये आज भी परिपक्वता की अवस्था में नहीं पहुँचे हुए हैं, यानी कि आज भी व्यापक उपभोग की अवस्था में अभी तक नहीं पहुँचे हैं ये। इवन ये विषमता यहाँ तक देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो रोस्टो का वृद्धि अवस्था मॉडल है वो सभी देशों में एक समान रूप से प्रासंगिक हमें नहीं दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रोस्टो का मॉडल है ये एक आदर्शवादी मॉडल है, ठीक। रोस्टो ने और यह क्या बताने का प्रयास किया, रोस्टो ने यह बताने का प्रयास किया कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास की वजह से सामाजिक विकास होता है, जबकि वास्तविक में हम देखते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक, जब हम वास्तविक में देखते हैं कि अगर कोई समाज पिछड़ा हो तो वहाँ पे आर्थिक विकास की गति काफ़ी स्लो हो जाती है। इसका उदाहरण हमें अपने भारत में ही देखने को मिला जब हमने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जनजातीय विकास कार्यक्रम को लागू किया गया जनजातियों के उत्थान के लिए। तो क्या पाया गया कि जनजातियों की जागरूकता की वजह से एक तो ये कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया, साथ ही साथ जनजातियों ने इसका विरोध तक भी किया। ठीक, तो ये भी यहाँ पर इनकी कमियाँ, ये भी इनकी कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन्होंने बोला था कि वैश्वीकरण पर आधारित जो अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए इन्होंने कहा कि जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, अल्प विकसित या पिछड़े देश हैं, इन सबको मिलकर कलेक्टिव रूप में एक साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे को आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। लेकिन हम इनकी आलोचना करते हुए लोगों का कहना है कि अगर कोई विकसित अर्थव्यवस्था और पिछड़ी या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ रूप से चलाने को कहा जाए तो हो सकता है कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित या पिछड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर आके उनके प्राकृतिक संसाधनों का अपने लिए प्रयोग कर लें। इससे एक नव उपनिवेशवाद की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इनकी आलोचना की गई। तो हमने फाइनली क्या देखा कि निष्कर्ष में हमने क्या देखते हैं कि हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि इनके सिद्धांत के बारे में, कि यह सिद्धांत एक आशावादी मॉडल है, ठीक है, नो डाउट। वैश्वीकरण की सीमाओं का ध्यान रखते हुए निजीकरण, उदारीकरण के साथ समावेशी विकास, सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को गत्यात्मकता प्रदान कर सकते हैं एक साथ समावेशी विकास के द्वारा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसमें मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।